चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स में एक सेक्शन है जिसका नंबर है सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन नंबर 10 में क्या बातें लिखी हुई है? सेक्शन 10 में सबसे पहले ये बोला गया है कि अगर कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल को आरओसी को रजिस्टर्ड कर दिया तो ये मान लिया जाएगा जैसे कि हर मेंबर ने उसको साइन किया है। हालांकि मेंबर उसको साइन नहीं करते, लेकिन ये मान लिया जाता है जैसे कि सारे मेंबर ने उसको साइन कर दिया। और इसका इफेक्ट ये होगा कि मेमोरेंडम आर्टिकल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है बिटवीन कंपनी एंड मेंबर। तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस केस में दोनों पार्टी को उसको मानना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर भी क्या लिखा है, मेमोरेंडम आर्टिकल में जो भी बातें लिखी गई है उसको मानने के लिए कंपनी भी बाउंड है और कंपनी के मेंबर भी बाउंड है। सो फार एज देयर मेंबरशिप राइट इज कंसर्न, मतलब मेंबर और कंपनी के बीच में एमओए आर्टिकल को कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानते हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्ट किस कैपेसिटी में माना जाएगा? एज अ मेंबर। तो एज अ मेंबर जो भी राइट्स होंगे मेंबर के, अगर कंपनी उसको राइट को नहीं देती तो उस केस में मेंबर कंपनी पे केस कर सकता है। आगे इसके बारे में और बात होगी। 10(2) क्या बोलता है? ऑल मनी पेबल बाय मेंबर टू कंपनी शैल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। मतलब जो कंपनी के शेयर मेंबर परचेस करते तो मेंबर को टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर ये जो मेंबर है वो अमाउंट पे नहीं करता तो कंपनी एज अ डेटर उसके ऊपर पैसा वसूल के लिए केस कर सकती है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है 10(2) में कि मनी पेबल बाय मेंबर टू कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 10। मतलब 10 में एक ही बात बोल रहा है कि मेमोरेंडम आर्टिकल अगर आपने आरओसी को रजिस्टर्ड कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है बिटवीन कंपनी एंड मेंबर, सो फार एज मेंबरशिप राइट इज कंसर्न। आगे बढ़िए। अब इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा? तो मेमोरेंडम आर्टिकल के बेस पे 3-4 इंटरप्रिटेशन हो सकती है। पहला पॉइंट है कंपनी इज लायबल टू मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने मेंबर के प्रति बाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी ने अपने मेंबर के मेंबरशिप राइट को खत्म कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। कैसे? मेंबर के राइट क्या क्या होते हैं? हर मेंबर को अधिकार है कि वो वोटिंग कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, डिविडेंड रिसीव कर सकता है। अगर कंपनी ने किसी मेंबर को नोटिस नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, मीटिंग में आने नहीं दिया, तो उस केस में जो कंपनी का मेंबर है, मेंबर कैन सू ऑन कंपनी। सेकंड पॉइंट है मेंबर इज लायबल टू कंपनी। कई बार मेंबर भी गड़बड़ करेगा तो कंपनी केस कर देगा। जैसे कि मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा रहता है मेंबर की कुछ ड्यूटीज, और कुछ ड्यूटीज का मतलब क्या हुआ कि अगर जब जब कंपनी कॉल मनी मंगाती है तो हर मेंबर को पे करना पड़ेगा। इफ द मेंबर डज नॉट पे द कॉल मनी देन द कंपनी कैन सू। मतलब कुल मिला के मतलब क्या हो गया, अगर मेंबर गड़बड़ करेगा तो कंपनी केस करेगी, कंपनी गड़बड़ करेगा तो मेंबर भी केस कर सकता है। अब एक सवाल है कि क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर केस कर सकता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं भी मेंबर हूं कंपनी का, आप भी मेंबर है, मैं कंपनी को कॉल मनी पे नहीं कर रहा हूं, आपको ये बात पता चल गई, क्या आप कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर सकते हो क्या? तो आंसर है नो। मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर कोर्ट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। वो मेंबर कोर्ट में जाके क्या बोल रहा है कि ये मेंबर पे नहीं कर रहा है, और आर्टिकल में क्या लिखा है कि हर मेंबर को पे करना पड़ेगा। तो उस केस में मेंबर केस नहीं कर सकता। कौन केस कर सकता है? कंपनी कर सकती है उस मेंबर पे जो पे नहीं कर रही है। और चौथा नंबर लिखा है नाइदर कंपनी नॉन मेंबर आर बाउंड टू आउटसाइडर। मतलब बाहर वालों के प्रति, जो बाहर वाले होते हैं ना कंपनी के, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, अब यहां पे आउटसाइडर का मतलब क्या हुआ, मेंबर के अलावा बाकी जो भी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? आउटसाइडर। पर्सन हु इज नॉट मेंबर इज कॉल्ड एज आउटसाइडर। प्रमोटर को भी बाहरी मानते हैं, डायरेक्टर को भी आउटसाइडर मानते हैं, एम्प्लॉय को भी आउटसाइडर मानते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि ये जो पर्सन है ये इसको हम अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। बाद में कंपनी ने आर्टिकल को चेंज करके उसका नाम हटा दिया। अब वो कोर्ट में केस क्या कर रहा है कि कंपनी, ये जो कंपनी है इसने मेरा नाम आर्टिकल में लिखा था, अब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो एक सवाल है कि क्या आर्टिकल कंपनी और आउटसाइडर के बीच में, यहां पे डायरेक्टर भी आउटसाइडर है, क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा? इसका आंसर है नो। इसका मतलब यह हुआ कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी पे केस नहीं कर पाएगा। अब एक सवाल है कि फिर आउटसाइडर को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है कि आउटसाइडर को आर्टिकल के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आउटसाइडर को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये पॉइंट लिखा है, देखो आप, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी और आउटसाइडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करता। तो ओवरऑल 4 इफेक्ट हो गए सर। पहला है कंपनी मेंबर के प्रति लायबल है, मतलब अगर मेंबर को मेंबरशिप राइट नहीं दिया जाता तो मेंबर कंपनी पे केस कर सकता है। सेकंड है मेंबर भी कंपनी के प्रति लायबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो कंपनी का मेंबर है वो कॉल मनी पे नहीं करता तो कंपनी उसके ऊपर केस कर सकता है। तीसरा, एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर केस नहीं कर पाएगा। और चौथा है जो कंपनी या जो मेंबर है ना वो आउटसाइडर के ऊपर केस नहीं कर सकते, आउटसाइडर भी कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल।
तो ये टॉपिक हो गया अपना बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम। एक सेक्शन है सेक्शन 10 और 4 इसके बारे में सिचुएशन दिया हुआ है। चलिए अगला टॉपिक में ले रहा हूं मेंबरशिप। आइए, मेंबरशिप भी छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेंबरशिप में आप देखिए, सबसे पहले तो जो मेंबरशिप है इसमें मेंबर वर्ड को डिफाइन किया गया है। कंपनीज एक्ट ने सबसे पहले तो मेंबर वर्ड को डिफाइन किया सेक्शन 255। एमओए को डिफाइन किया गया तो 256, मेंबर को डिफाइन किया गया 255, आर्टिकल को डिफाइन किया गया था सेक्शन 25। तो डेफिनेशन में कौन कौन मेंबर होते हैं, देखो 3 प्रकार के लोगों को मेंबर माना गया है। पहला पॉइंट है एमओए का सब्सक्राइबर who agreed to become member of the company on its registration his name shall be entered in the ROM। मतलब कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी का मेंबर कौन है, जो एमओए का सब्सक्राइबर होता है ना, सब्सक्राइबर का मतलब आपको मालूम है, तो जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सबसे पहले नाम किसका आता है, एमओए के सब्सक्राइबर का, उनको मेंबर की तरह मान लिया जाता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा, एमओए सब्सक्राइबर हु अग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा नेम शैल बी एंटर्ड इन द आरओएम, उसका नाम कंपनी के आरओएम में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और अगर हम मेंबर के ऊपर बात करते हैं ना, तो बेसिक मीनिंग मेंबर क्या होती है, मेंबर की क्या होती है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका नाम कंपनी के आरओएम में रिकॉर्ड होता है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। सेकंड पॉइंट, सब्सक्राइबर तो एक ही बार रहते हैं शुरू में, बाकी लोग कंपनी के मेंबर कैसे बनते हैं, तो ये लिखा है कि अदर पर्सन, मतलब सब्सक्राइबर के अलावा बाकी लोग जो राइटिंग में एग्री करते हैं कंपनी का मेंबर बनने के लिए, और उनका नाम जब कंपनी के आरओएम में आएगा उस दिन से वो कंपनी के मेंबर कहलाएंगे। तो सेकंड हो गया अदर पर्सन हु अग्रीज टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी इन राइटिंग एंड हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन द आरओएम ऑफ द कंपनी। और तीसरा, अगर डीमिट में कंपनी के शेयर्स है तो उस केस में चाहे इक्विटी शेयरहोल्डर या प्रेफरेंस शेयरहोल्डर हो, ऐसे पर्सन जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में एज अ बेनिफिशियल ओनर रिकॉर्डेड है वो कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। तो 3 लोग हो गए सर कंपनी के मेंबर सेक्शन 255। पहला एमओए के सब्सक्राइबर who agrees to become member of the company and on registration of the company named in the ROM। Second number है other person who agrees in writing to become member of the company and whose name are recorded in the ROM। और तीसरा नंबर है equity और preference holder whose name is written as a beneficial owner in the records of depository, उनको कंपनी का मेंबर माना जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है क्या एक सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या, सेक्शन नंबर 19। तो यहां पे लॉ में सबसे पहले क्या बोला कि कोई भी कंपनी चाहे अपने द्वारा, डायरेक्ट अपने द्वारा या अपने नॉमिनी के द्वारा होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेस नहीं कर सकती। अ कंपनी कैन नॉट शैल नॉट बाय इटसेल्फ और थ्रू नॉमिनी होल्ड शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। आप अपनी होल्डिंग कंपनी के नाम के शेयर होल्ड नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते। और सेकंड नंबर लॉ मेकर ने होल्डिंग कंपनी को बोल दिया कि भैया होल्डिंग कंपनी आप कभी भी अपने सब्सिडी कंपनी के नाम से शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर आपने अलॉटमेंट या ट्रांसफर कर दिया तो आपका अलॉटमेंट वॉइड होगा। मतलब कुल मिला के इस लॉ का मतलब ये हो गया कि एक सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेस नहीं कर सकती। अगर उसने अप्लाई कर भी दिया तो होल्डिंग कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर्स इन द नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी, और अगर इसको अलॉटमेंट कर भी दिया गया तो उस केस में अलॉटमेंट शैल बी वॉइड। इसके बाद इसके 3 एक्सेप्शन है सर। 3 एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, जहां पे लॉ ने परमिट कर दिया सब्सिडी कंपनी को कि सब्सिडी कंपनी तुम होल्डिंग कंपनी के मेंबर बन सकते हो। वो 3 केस कौन कौन से है। पहला पॉइंट है अगर सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन गई, कैसे बनी, एलआर ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। मतलब एक होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर है, उस मेंबर ने विल के द्वारा सब्सिडी कंपनी को अपना मेंबर बना दिया, तो जैसी होल्डिंग कंपनी के उस मेंबर की डेथ होती है तो उस केस में विल की वजह से वसीयत के द्वारा उनके शेयर किसको मिलेगा, सब्सिडी कंपनी को। तो यहां पे सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर बन सकती है। तो पहला पॉइंट हो गया, इफ सब्सिडी कंपनी इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। सेकंड नंबर है सब्सिडी कंपनी होल्ड शेयर एज अ ट्रस्टी। सब्सिडी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर एज अ ट्रस्टी आया तो आप होल्ड कर सकते हो। और तीसरा, अगर सब्सिडी कंपनी मेंबर है, मेंबर कब बनी, बिफोर क्रिएशन ऑफ होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप, होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन के पहले। मतलब 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर बन सकती है। पहला हो गया एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। दूसरा, इफ इट इज अ ट्रस्टी, इफ इट इज अ शेयरहोल्डर एज अ ट्रस्टी। और तीसरा है इफ इट बिकम मेंबर बिफोर क्रिएशन ऑफ होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शुरू के जो 2 केस हैं, मतलब कौन कौन सा, एक एलआर के रूप में और दूसरा ट्रस्टी के रूप में, ये 2 केस में अगर सब्सिडी कंपनी के पास शेयर्स है तो यहां पर वोटिंग राइट होगा, सब्सिडी कंपनी को वोटिंग राइट होगा। लेकिन तीसरे केस में सब्सिडी कंपनी को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। लेकिन एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को बोनस शेयर दे सकती है। मतलब होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के पास पहले से शेयर थे, मान लीजिए अब होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप बन गया, उसके बाद होल्डिंग कंपनी जब बोनस देती है अपने मेंबर को, तो सब्सिडी कंपनी भी तो मेंबर है, तो उनको बोनस शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है। बोनस शेयर्स इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये सब्सिडी कंपनी के पास हो सकते हैं। इसके बाद प्रमोटर वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 269। पूरे कंपनीज एक्ट में जहां पे भी प्रमोटर वर्ड का यूज किया जाएगा तो वहां पे प्रमोटर का मतलब 3 लोगों से, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका नाम कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर वर्ड यूज किया है, तो वो सारे पर्सन को प्रमोटर बोलेंगे जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर लिखा गया है। सेकंड नंबर, वो सारे लोग जो कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करें वो कंपनी के प्रमोटर कहलाएंगे। और तीसरा, वो सारे लोग जिनके एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से कंपनी के बीओडी काम करते हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसके बोलने पर कंपनी के बीओडी काम करते हैं, मतलब वो सोलो ना, वो कंपनी के बीओडी को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर। मतलब 269 में 3 लोग को प्रमोटर माना जाएगा। पहला, ऐसा पर्सन जिसका नाम एज अ प्रमोटर प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में लिखा गया है। दूसरा, ऐसा पर्सन जो कंपनी के अफेयर को कंट्रोल कर रहा है। और तीसरा, ऐसा पर्सन जिसके बोलने पर, जिसके कंट्रोल पर, जिसके डायरेक्शन पर, जिसके इंस्ट्रक्शन पर कंपनी के बीओडी काम करती है, उस पर्सन को प्रमोटर बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है तो उसको प्रमोटर नहीं बोलते। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, भाई कंपनी के बीओडी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी से एडवाइस लेते हैं और उनके बोलने पर काम करते हैं, तो उस केस में वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, वो तो एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो उसको कंपनी का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आपका मेंबरशिप का टॉपिक भी ओवर। थैंक यू।